हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सोनी शर्मा। आज फिर से आप लोगों का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल होम मैनेजमेंट का जो इंट्रो होता है उसमें क्या क्या हमें ऐड करने वाले हैं ये सब हमने डिस्कस किया था। क्या हमारे उसके पॉइंट्स रहेंगे, सब पॉइंट्स रहेंगे, क्या क्या हमने उससे एमसीक्यू निकाले, मतलब किस तरह से हमने उसका निचोड़ तैयार किया है जो एग्जाम में आने वाला है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम उसी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो श्री गणेश जी का नाम लेते हुए हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गृह व्यवस्था का अर्थ। तो बच्चों इसमें गृह व्यवस्था का अर्थ बताना है कि जो हमारी होम की जो भी हमारी व्यवस्था होती है, हम अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब हम उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करते हैं, अपने गृह को सुचारू रूप से बनाने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स लेते हैं। तो इसके बारे में हमें बात करनी है। यहाँ हमें इससे अर्थ पूछना है, दिया है योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य, सुविधाजनक तरीके से किया गया कार्य, अपनी इच्छा के अनुसार किया गया कार्य और गलत ढंग से किया गया कार्य। तो बच्चों आपको पता है कि गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक होता है कि पहले उसमें योजनाएं बनाई जाएं और पहले से ही उसमें स्टेप्स ले लिए जाएं कि जो हमारी गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है वो किस टाइप से चलेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य। सेकंड है कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधियों का अध्ययन है। पूछा है कि कम से कम साधनों का उपयोग हो, मतलब हम कम से कम साधनों का उपयोग करें और हमें जो प्राप्ति हो वो अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति हो। और तो हम इन विधियों को क्या कहेंगे, जो इन विधियों का अध्ययन है वो क्या कहा जाता है। देखो ऑप्शन में दिया है मकान का आयोजन, गृह व्यवस्था, नक्शा निर्माण या लॉटरी पद्धति। तो बच्चों जो हम ये गृह प्रबंधन करते हैं, गृह व्यवस्था करते हैं, इसमें जो हम योजनाएं बनाते हैं, जो ये इन योजनाओं का जो महत्वपूर्ण मेन जो एम होता है, इसका जो लक्ष्य होता है वो होता है हमारा गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। और कैसे चलाना कि हम मतलब समय और साधन का कम से कम उपयोग करके जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसकी पूर्ति कर सकें। तो यहाँ जो पूछा है कि कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिकतम लक्ष्यों की हमें प्राप्ति करनी है। तो ये हमारा जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो बच्चों जो ये अध्ययन है वो कहलाता है हमारा गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था वो ही सफल मानी जाएगी जिसमें हम कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह व्यवस्था। नेक्स्ट है गृह व्यवस्था में आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन द्वारा पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। बच्चों देखो ये डेफिनेशन है, हमारे पेपर में बहुत सारी डेफिनेशन देखने को मिलेंगी। होम मैनेजमेंट का जो हमारा एग्जाम होता है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारी होम साइंस की ब्रांच है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं। और ये जो डेफिनेशंस है ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत रिपीटेड डेफिनेशन होती हैं, वो तो आपसे पक्का ही पूछी जाएंगी, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। देखो इसको याद करने का क्या है, हम याद रखेंगे। इसमें पूछा है गृह व्यवस्था में आयोजन, सेकंड नियंत्रण एंड मूल्यांकन, ये हमारे तीनों होते हैं योजना के चरण। और इसके द्वारा पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ये डेफिनेशन किसकी है, ये कथन किसने कहा है। तो बच्चों जो ये कथन कहा है हमारे ग्रास एंड कैंडल ने। आपने देखा है कि होम मैनेजमेंट में ग्रास एंड कैंडल हो गए और निकिल और डॉर्सी हो गए, इन दोनों का नाम पूरे होम मैनेजमेंट में भरा हुआ है एकदम। जहां देखो आप दूसरे पेज पे ही देखोगे निकिल डॉर्सी, जहां देखोगे ग्रास एंड कैंडल। तो इनकी जो बातें हैं, इनकी जो कथन है, इन्होंने जिस तरह से इनकी इंपॉर्टेंस बताई है होम मैनेजमेंट की, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी बच्चों। तो ये जो डेफिनेशन थी हमारी ग्रास एंड कैंडल की थी। नेक्स्ट हम 4 क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
गृह व्यवस्था एक बांध, ये इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स हैं जो आप याद रखना कि आपकी डेफिनेशन गलत ना हो। एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बच्चों देखो, ये जो डेफिनेशन होती है इसमें कंफ्यूजन तो सभी को ही होता है, तो इसके जो डेफिनेशंस में ना कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिससे हम उन्हें याद रख सकते हैं। हर डेफिनेशन में कुछ ना कुछ आपको ऐसा एक पॉइंट मिलेगा कि जिससे उसकी पहचान हो जाएगी कि ये डेफिनेशन किसने दी होगी। जैसे यहाँ दिया है तो यहाँ एक बांध, मतलब एक बांध से उसकी तुलना कर दी है गृह व्यवस्था की। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? तो बच्चों ये दी है हमारी राजमल पी देवदास ने। जो ये राजमल पी देवदास हैं, इन्होंने गृह व्यवस्था की जो योजना है इसका जो संबंध है वो एक बांध से बताया है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पूछा है कि जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम मैनेजमेंट बनाते हैं, इसमें हम निर्णय जो लेते हैं, मतलब मैनेजमेंट बनाने के लिए हम बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, किस तरह से हमें कार्य करना है, किन किन लोगों को हमें उसमें समावेश करना है। तो इस तरह से जो इसकी प्रक्रिया चलती है इसको कौन कौन से जो कारक हैं प्रभावित करते हैं? तो देखो ऑप्शन में दिया है लक्ष्य है एवं मूल्य है, रहन सहन का स्तर है, आवास स्थिति है और पारिवारिक सदस्य हैं। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रभावित कारक होते हैं वो मेनली 3 होते हैं, जिसको हम ट्रायंगल शेप में रखते हैं। पहले आता है हमारा वैल्यू, मूल्य। सेकंड नंबर पे आता है हमारा गोल एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्टैंडर्ड यानी स्तर। ये होता है हमारा स्तर। ये हमारे डिसीजन मेकिंग के चरण होते हैं। यहाँ हमसे प्रभावित करने वाले कारक प्रक्रिया पूछी है तो देखो ऑप्शन में दिया है लक्ष्य एवं मूल्य, रहन सहन का स्तर, आवास स्थिति और परिवार के सदस्य। यहाँ पे लक्ष्य और मूल्य तो हमें मिल गया, स्तर नहीं दिया है जो इसका ट्रायंगल में दिए होते हैं स्तर। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य एवं मूल्य। निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है यहाँ लक्ष्य एंड मूल्य। नेक्स्ट है प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। जो एक मैनेजमेंट की प्रक्रिया होती है, प्रबंधन की जो एक प्रक्रिया होती है, किसी भी गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक मैनेजमेंट बनाना होता है। यानी गृह व्यवस्था नहीं, किसी भी काम को करने के लिए हमें उससे पहले एक मैनेजमेंट बनाना होता है। अगर हम मैनेजमेंट बना के काम नहीं करेंगे तो हम नहीं उम्मीद कर सकते कि वो काम हमारा सक्सेस होगा या उसमें हमें सफलता कहाँ तक मिलेगी। हो सकता है कि वो काम बीच में ही रुक जाए या पूरी तरह खत्म हो जाए। इसलिए किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हमें एक प्रबंधन, एक मैनेजमेंट बनाना होता है। तो इस मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो ऑप्शन में दिया है निर्देशन है, नियोजन है, जांच है, नियंत्रण है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजन। ये इसका प्रथम चरण है। प्रथम चरण होता है हमारा नियोजन, सेकंड होता है हमारा नियंत्रण, सॉरी, और थर्ड होता है हमारा मूल्यांकन। ये हमारे प्रबंधन के चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। और ये ग्रास एंड कैंडल ने बताया कि तीन चरण होते हैं। निकल एंड डॉर्सी की बात करें तो उन्होंने 4 चरणों में प्रबंधन की प्रक्रिया बताई है। उन्होंने नियोजन के बाद संगठन को जोड़ दिया है, फिर नियंत्रण लिया है, उसके बाद मूल्यांकन लिया है। सॉरी। तो यहाँ जो प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है वो है हमारा नियोजन। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था? मतलब जो गृह विज्ञान सब्जेक्ट है, होम साइंस विषय है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसे क्या कहा जाता था? जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 20वीं शताब्दी से हुई थी। इसमें जो मेन जो भूमिका निभाई थी वो राजकुमारी अमृता कौर और सरोजनी नायडू ने दिखाई थी। ये जो ऐसी ये लेडीज थी जिन्होंने इसमें बहुत सारे काम किए, बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा। और आज भी देखो ये एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार काम चल रहा है। इसका स्कोप इतना बढ़ गया है कि इसकी 5 ब्रांचेस हैं होम साइंस की, और पांचों ब्रांचेस में इतना स्कोप है इसका कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आज के टाइम में बहुत ही अच्छा और बहुत ही
पावरफुल सब्जेक्ट बन गया है कि इसका इतना सारा स्कोप फैला हुआ है। तो गृह विज्ञान को जो 20वीं शताब्दी की बात करें तो शुरुआती में क्या कहा जाता था, घरेलू विज्ञान। इसका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा घरेलू विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीड फॉर होम इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक का नाम है। बहुत सारी पुस्तक है राइटर की जो होम मैनेजमेंट में दी गई हैं, तो हमें इनकी पुस्तक जो के भी नाम याद रखने पड़ेंगे और उनके राइटर भी याद रखने पड़ेंगे। सॉरी। तो यहाँ जो ये पुस्तक है क्रीड फॉर होम साइंस, ये लिखी है हमारी एलन एच रिचर्ड ने। किसने लिखी है? एलन एच रिचर्ड। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति में होती है, यह कथन किसका है? बच्चों यहाँ पूछा है गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति में होती है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये हमारा होता है, गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति में होती है, ये कथन है हमारा ओपनहेम का। कौन है इसके राइटर? ओपनहेम है, जिन्होंने प्रबंधन की जड़ संस्कृति को बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन की विशेषता नहीं है। मैनेजमेंट जो है इसकी अपनी एक विशेषताएं हैं, तो यहाँ हमसे नहीं पूछा है, नहीं है। ऑप्शन में दिया है पेशा है, कला है, अदृश्य कौशल है। तो बच्चों जो प्रबंधन की विशेषता होती है वो पेशा भी है, कला भी है और एक अदृश्य कौशल भी होता है। प्रबंधन विज्ञान भी है, कला भी है। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है, इसमें सामूहिक प्रयास होता है, बहुत सारे लोग मिलकर मैनेजमेंट बनाते हैं, बहुत सारे लोगों की इसमें भूमिका होती है, भविष्योन्मुखी होता है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो देखो यहाँ पे सामूहिक प्रयास होता है, बहुत सारे लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया है एकल प्रयास, तो यहाँ प्रबंधन में एकल प्रयास नहीं होता, बहुत सारे लोगों का समूह इसमें सम्मिलित होता है, सब लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ नहीं पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है, आत्मनियंत्रण प्रबंधक को बनाता है। जो ये आत्मनियंत्रण है ये प्रबंधक को बनाता है। फर्स्ट है, फर्स्ट दिया है विषम परिस्थिति के समायोजन, हर समस्या को परिभाषित करने में, प्रबंधन को सही बनाए रखने में और विकल्पों को ढूंढने में। तो जो आत्मनियंत्रण होता है ये प्रबंधक को बनाता है कि वो हर समस्या को परिभाषित कर सके। मतलब प्रबंधक के अंदर ये गुण होना चाहिए कि कोई भी वो मैनेजमेंट बना रहा है, जब हम मैनेजमेंट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो प्रबंधक को अपने आप में इतना विश्वासी, इतना आत्मनियंत्रण होना चाहिए कि वो उन समस्याओं को ढूंढ सके और उनका समाधान निकाल सके। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रबंधक ऐसा होना चाहिए कि मृदुभाषी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों से काम करवा सके, ऐसा होना चाहिए कि वो निर्णय लेने की उसमें क्षमता हो। इसके साथ साथ जो होता है उसमें आपस में काम कराने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। प्रबंधक के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए जो यहाँ पे है। तो इसका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, हर समस्या को परिभाषित करने में एक प्रबंधक का गुण होना चाहिए कि वो हर समस्या का समाधान कर सके। नेक्स्ट है, गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व हैं। यहाँ हमसे गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व पूछे हैं कि कौन से हैं। देखो, एक जो गृह प्रबंधन में एक चरण है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और एक हमारे तत्व आते हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहीं पे हमारे दोनों दिए हैं। देखो, गृह प्रबंधन के यहाँ उत्प्रेरक तत्व पूछा है, ऑप्शन में दिया है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। सेकंड है मूल्य, लक्ष्य, स्तर, समय, संगठन, समन्वय, धन, समय और ऊर्जा। उत्प्रेरक तत्व की बात करें तो ये होते हैं हमारे तीन, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ दिया है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये होते हैं हमारे गृह प्रबंधन के चरण।
ठीक है, ये हमारी चरण है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। और जो उत्प्रेरक तत्व की बात करें तो ये होते हैं हमारे लक्ष्य, मूल्य और स्तर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। अनिश्चितता एवं आत्मगत किसकी विशेषता है? पूछा है कि ये जो अनिश्चितता है और आत्मगत है, ये किसकी विशेषता है? लक्ष्य की है, स्तर की है, मूल्य की है, सभी की है। तो बच्चों, ये जो विशेषता होती है ये होती है हमारी मूल्य की। ये मूल्य ही ऐसे होते हैं जो व्यक्ति का व्यवहार डिसाइड करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं वो उसके मूल्य ही होते हैं। तो यहाँ जो मूल्य होता है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है एक प्रबंधन का, कि इसी से प्रेरित होकर व्यक्ति एक योजना बनाता है, योजना से संबंधित साधनों को जुटाता है और अपनी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ जो अनिश्चा और आत्मगत विशेषता पूछी है वो किसकी है बच्चों? तो वो है हमारे मूल्य की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा किया गया कोई भी कार्य किसके प्रभावित होता है? मतलब मानव द्वारा कोई काम किया जा रहा है वो किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? फर्स्ट है लक्ष्य है, स्तर है, मूल्य है और नियोजन है। तो बच्चों देखो, नियोजन जो होता है ये तो किसी भी मैनेजमेंट को बनाने की एक योजना होती है, ठीक है। लक्ष्य वो होते हैं जिन्हें हम प्राप्त करने के लिए जो निरंतर प्रयास करते हैं, वो हमारे लक्ष्य होते हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मतलब आज जो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो किस लिए पढ़ रहे हैं? हमारा गोल है ना कि हमें जॉब चाहिए, हमें एक सरकारी सीट चाहिए, तो ये हमारा गोल हो गया। और स्तर जो होते हैं ये स्तर हमारे डिसाइड करते हैं, ये हमारा लेवल बताते हैं कि आज आज जिस टाइम पे हम खड़े हुए हैं आज हमारा लेवल क्या है, इससे पहले क्या था, इसके बाद क्या होगा। तो स्तर जो है ये हमारा डिसाइड करता है। जो मूल्य होता है ये होता है कि मानव द्वारा जो भी कोई काम किया जाता है, कोई भी मानव किसी प्रकार की प्लानिंग कर रहा है, वो किसी चीज से प्रेरित हो रहा है, तो वो सब किसके द्वारा होता है? हमारे मूल्य के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य, वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साधनात्मक मूल्य। इस इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू को कहते हैं मीन्स एंड चेंज साधन समाप्ति मूल्य। तो ये जो हमारा साधनात्मक मूल्य होता है, पहले तो आप यही समझ लीजिए कि ये साधनात्मक मूल्य क्या होते हैं। साधनात्मक मूल्य मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, साधन मतलब कि कोई ऐसा साधन है कि जिससे हम अपने काम को कर सकें। तो ये साधनात्मक मूल्य हमारे ऐसे होते हैं कि जिसके द्वारा हम दूसरे मूल्य को प्राप्त करने में हेल्प मिलती है। मतलब ये साधनात्मक जो वैल्यू होती है ये इस टाइप के इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है कि हमें जो दूसरे वैल्यू हमें लेनी है, ग्रहण करनी है, तो ये जो हमारी वैल्यू होती है ये उसमें हमारी मदद करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे गलत दिया है, फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है, यहाँ पे आएगा गोल एंड वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है साधनात्मक मूल्य जो होते हैं ये हमारे गोल एंड वैल्यू होते हैं। गोल एंड वैल्यू हमारे साधनात्मक मूल्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हम ये सब काम करते हैं। साथ के साथ जो हमारे ये गोल होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के गोल होते हैं। पहला होता है हमारे दीर्घकालिक, दूसरा होता है हमारा अल्पकालिक, और थर्ड होते हैं हमारे साधन समाप्ति गोल, जिसे मीन एंड चेन भी कहते हैं।
ये हमारे गोल्स के टाइप हैं। 3 टाइप के गोल होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि गोल कितने प्रकार के होते हैं, तो गोल 3 प्रकार के होते हैं। दीर्घकालिक होते हैं, अल्पकालिक होते हैं, साधन समाप्ति गोल होते हैं। दीर्घकालिक वो गोल होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, बहुत लंबा उनका पीरियड होता है, काफी इनमें समय लगता है। अल्पकालिक होते हैं जो आज हमने किसी काम को शुरू किया, 2 दिन बाद ही वो हमारा पूरा हो गया, तो ये अल्पकालिक गोल होते हैं। साधन समाप्ति जो वो गोल होते हैं, ये होते हैं कि हम किसी साधन के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, तो ये हमारे साधन समाप्ति गोल होते हैं। इसका जो राइट आंसर था यहाँ था गोल एंड वैल्यू। साधनात्मक जो मूल्य होते हैं वो होते हैं हमारे गोल एंड वैल्यू। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। ये पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक किसने लिखी है, हमसे यहाँ पूछा है। ऑप्शन में दिया है फ्रोवेल है, वॉटसन है, जॉन डीबी है, निकिल एंड डॉर्सी है। तो यहाँ जो ये मैनेजमेंट इन फैमिली बुक है बच्चों, ये लिखी है हमारी निकिल एंड डॉर्सी ने। किसने लिखी है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग? निकिल एंड डॉर्सी। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर हैं। मतलब पूछा है एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर हैं। तो ये देखो, इसका आप समझो कि एक उद्देश्य है, मतलब हमारा एक गोल है। हमारा एक गोल क्या है जिसके लिए हम तत्पर हैं, मतलब ये जो हम प्रयास कर रहे हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या है हमारा इसका उद्देश्य? एक सरकारी नौकरी, ये हमारा गोल हो गया। तो देखो यहाँ ऑप्शन में दिया है मूल्य दिया है, लक्ष्य दिया है, प्लानिंग दिया है और स्टैंडर्ड दिया है। तो ये जो हमारे गोल होते हैं, ये जो हमारे लक्ष्य होते हैं, ये ही हमारे उद्देश्य हैं जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर हैं। हमारा गोल है सरकारी नौकरी, तो उसकी ही प्राप्ति के लिए हम लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा गोल। 18 क्वेश्चन है ग्रास एवं कैंडल ने स्तर के 2 प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार बताए हैं ग्रास और कैंडल ने, वो कौन से बताए हैं? परंपरागत और परिवर्तनशील दिया है, पूर्ण और अपूर्ण दिया है, लचीला और ठोस दिया है, सभी। तो जो ग्रास और कैंडल ने 2 स्तर बताए हैं वो होते हैं परंपरागत और परिवर्तनशील। परंपरागत वो होते हैं जो बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए होते हैं, मतलब संख्या में बहुत सारे व्यक्ति इनको ग्रहण किए गए होते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा ये अपनाए गए होते हैं। परिवर्तनशील, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने हिसाब से इनको घटा बढ़ा सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। तो ग्रास और कैंडल ने 2 स्तर दिए हैं, एक परंपरागत दिया है और एक परिवर्तनशील दिया है। ये इसका राइट आंसर है। 19 क्वेश्चन है हमारा संगठन की उत्पत्ति हुई है। बच्चों देखो, मैनेजमेंट में 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। एक आयोजन हो गया, एक संगठन हो गया, नियंत्रण हो गया, मूल्यांकन हो गया। तो यहाँ संगठन की बात की है तो ऑप्शन में दिया है निर्यागेन, ऑर्गेनिज्म, वशीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑर्गेनिज्म। मतलब संगठन है, मैनेजमेंट बनाने के लिए हम एक संगठन करते हैं, बहुत सारे लोगों का समूह बनाते हैं, एक लोगों को संगठित करते हैं, चीजों को इकट्ठा करते हैं। जैसे आपको पता है हमारी ये बॉडी का निर्माण कैसे होता है, इसमें कितने सारे, पहले क्या होता है, सेल होती है, कोशिका होती है, देन टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं हमारे, इसके बाद क्या होता है, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन के बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है, देन क्या होता है, हमारी बॉडी बनती है। ऐसे ही मैनेजमेंट बनाने के लिए, गृह व्यवस्था करने के लिए हम एक संगठन बनाते हैं। इस संगठन के अपने अलग अलग स्टेप होते हैं जिसके द्वारा हमारा एक प्रबंधन, एक मैनेजमेंट तैयार होता है। तो संगठन जो होता है हमारा एक ऑर्गेनिज्म होता है कि हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं और फिर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है कार्य करने की विधियों, रीतियां तथा लक्ष्यों की चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यक्त एवं अव्यक्त वांछनीयता की धारणा क्या कहलाती है? क्या आयोजन कहलाती है, नियोजन कहलाती है, मूल्य कहलाती है या लक्ष्य कहलाती है? तो बच्चों हम याद रखेंगे कि जहां भी कार्य करने की बात की जाए, यहाँ पर करा जा रहा है कार्य करने की विधियां, रीतियां,
एंड व्यक्त और अव्यक्त, जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और जिसे हम नहीं कर सकते। ये जो वांछनीय अवधारणाएं होती हैं ये किससे रिलेट होती हैं? ये हमारे वैल्यू से होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैल्यू, मूल्य। जहां भी कार्य करने की बात की जाए, व्यक्ति किससे प्रेरित होकर काम करता है, किससे वो इतना ज्यादा प्रेरित है कि वो काम स्टार्ट कर रहा है, तो वो हमारे क्या होते हैं? वैल्यू होते हैं। व्यक्ति के वैल्यू ही होते हैं जिसके कारण वो अपना व्यवहार करता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान हम उसके वैल्यू से ही करते हैं। कहते हैं ना उसका बिहेव तो बहुत अच्छा है, तो किस वजह से अच्छा है? वो उसके वैल्यू अच्छे हैं ना, इसलिए उसका बिहेव अच्छा है। उसका कार्य बहुत अच्छा है, वो किस लिए अच्छा है? क्योंकि उसके वैल्यू अच्छे हैं। तो वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ कार्य करने की विधियों, जहां भी आपको ये दिख जाए कि कार्य करने की बात की जा रही है या व्यक्ति को प्रेरित करने की बात की जा रही है या व्यक्ति किसी भी चीज से प्रेरित होकर काम कर रहा है, तो वहां उसके पीछे उसके वैल्यू काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। गृह व्यवस्था सभी देशों में पाई जाती है। यह सर्वाधिक सर्वव्यापी व्यवसाय है। सभी देशों में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। सर्वव्यापी व्यवसाय है, बिल्कुल अच्छी बात है। जिसमें अधिकांश व्यक्ति संलग्न रहते हैं, सब लोग व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। धन का व्यय होता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य की दृष्टि से आधारभूत प्रक्रिया है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? आपको पता है कि जो प्रबंधन है ये सभी देशों में पाई जाती है। सभी देशों में, सभी शहरों में, सभी जगह पर प्रबंधन तो पाया ही जाता है। बिना प्रबंधन के तो कोई भी काम नहीं हो सकता। यहाँ हमसे डेफिनेशन पूछी है तो किसकी है बच्चों ये डेफिनेशन? गुड जॉनसन की डेफिनेशन है। ठीक है, आप याद रखिएगा किसकी डेफिनेशन है? गुड जॉनसन की। 22 क्वेश्चन है, किसने कहा है गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है? बच्चों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी। आप प्लीज़ डेफिनेशन पे मोस्टली ध्यान रखिएगा कि होम मैनेजमेंट में डेफिनेशन पुस्तकें ज़रूर पूछी जाती हैं, तो आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। तो मैंने बताया कि इनको याद करने का एक ही तरीका है कि हर डेफिनेशन में एक ना एक की पॉइंट दिया है, आप उसको पकड़ लो। जैसे बांध के समान है, तो हम किसका नाम लेंगे? बांध से किसने जोड़ दिया गृह व्यवस्था को? देवदास ने। यहाँ व्यवहारिक विज्ञान की बात कर दी तो किसने कर दिया? ये कोटिजन ने। कोटिजन ने गृह प्रबंधन को व्यवहार से जोड़ दिया। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी कोटिजन की। नेक्स्ट है, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है। यह कथन किसका है? बच्चों पूछा है कि व्यवस्थापन मतलब जो गृह व्यवस्था है, हमारा मैनेजमेंट है, उसमें घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि, ये किसका कथन है? जहां भी आपको मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि की बात दिखे वहां आप लगा देना कि ये निकिल एंड डॉर्सी की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है 24। गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है? बच्चों नहीं का आप ध्यान रखिएगा, नहीं है या सत्य असत्य में करके पूछा हो क्वेश्चन में, क्योंकि जल्दीबाजी में ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं। हम ध्यान ही नहीं देखते कि क्वेश्चन नेगेटिव था और हम आंसर उसका पॉजिटिव दे देते हैं। तो यहाँ पूछा है कि गृह विज्ञान का कौन सा एक विशेष क्षेत्र है जो इसमें नहीं है? वस्त्र डिजाइनिंग है, मतलब टेक्सटाइल है, तो ये तो हमारा है। खाद्य संरक्षण है, फूड न्यूट्रिशन की बात की है, ये भी है। आंतरिक डिजाइनिंग बच्चों कुछ होता ही नहीं है। जब हमारा टेक्सटाइल में वस्त्र डिजाइनिंग हो गया तो आंतरिक डिजाइन तो उसके अंदर ही आ जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल है, चाइल्ड, ये हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट हो गया। तो जो नहीं है वो है हमारा आंतरिक डिजाइनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंतरिक डिजाइनिंग। 25 क्वेश्चन है, 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? मतलब 1932 में कॉलेज स्तर, हमारे जो कॉलेज का स्तर है उस पर जो पहली बार इसकी जो शाखा स्टार्ट हुई थी वो कौन सी थी? क्या लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली था, क्वीन मैरीज कॉलेज मद्रास था, या फिर वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास था, या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद था? तो बच्चों कौन सा था ये? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। ठीक है, इस नेक्स्ट है 26। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता
जीवन शैली को सुधारता है? फर्स्ट दिया है क्या केवल महिलाओं की, या बच्चों की, या किसानों की, या सभी की? तो जो बच्चों जो ये गृह विज्ञान प्रसार होता है इसमें सभी बच्चों सभी को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे अमीर हो। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 27 के तहत गतिविधियों को समूहीकृत करना मतलब इकट्ठा करना, समूह बनाना, ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब संगठन बनाना, यूनियन बनाना, तथा संसाधनों का सही उपयोग करना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो बच्चों जब हम कोई भी मैनेजमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे समूह बनाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करते हैं, एक संगठन बनाते हैं, संगठन बनाने के बाद उनका उपयोग करके हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। और ये सब हम किसके अंदर करते हैं? ये सब हम करते हैं अपना आयोजन के अंदर। ये जो हमारा चरण होता है आयोजन, इसके अंदर सबसे पहले हम समूह बनाते हैं, उसके बाद हम संगठन करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद हम अपने गोल की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारा आयोजन के अंदर होता है। नेक्स्ट है गृह प्रबंधन है, होम मैनेजमेंट क्या है? ये हमसे पूछा है। कार्य को पूर्ण करना क्या गृह प्रबंधन है? स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, घर का रखरखाव, घर का रखरखाव स्फूर्ति से करना। तो बच्चों जो गृह प्रबंधन होता है मेनली क्या होता है कि कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, ये हमारा गृह प्रबंधन होता है। अब हम ऑप्शन में देखें तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। गृह प्रबंधन का जो मेन उद्देश्य होता है हमारा लक्ष्यों की प्राप्ति ही होता है। नेक्स्ट है 29 उत्प्रेरक तत्वों को प्रदर्शित करता है। आपको पता है हमारे 3 उत्प्रेरक तत्व होते हैं, मूल्य होता है, लक्ष्य होता है, स्तर होता है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? आपको पता है कि पार्कर ने हमारे 3 मूल्य बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं, लक्ष्य, मूल्य और स्तर। तो इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? त्रिभुजाकार में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ हमारे वैल्यू होती है, यहाँ हमारा गोल होता है और यहाँ हमारा स्टैंडर्ड होता है। तो ये किस शेप में होता है? त्रिभुजाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुज। 30 क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कुछ नहीं है, रुचि, कला, योग्यता जैसे प्राकृतिक गुण हैं। तो रुचि, कला, योग्यता जैसे प्राकृतिक गुण किसके हैं? तो बच्चों ये आंतरिक मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं। जो ये हमारे मूल्य होते हैं, पार्कर जी ने 2 प्रकार के मूल्य बताए हैं, एक कल्पनात्मक मूल्य बताया है और एक क्रियात्मक मूल्य बताया है। और हम प्रभुत्व के आधार पर देखें तो एक आंतरिक मूल्य होता है और दूसरा हमारे बाह्य मूल्य होते हैं। तो यहाँ पे हमसे आंतरिक मूल्य पूछा था, जो रुचि, कला, योग्यता है ये हमारे आंतरिक मूल्य होते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है ये कंप्लीट। कल हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।